अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, शरीफ़ा यास्मीन आपके साथ। और आज का जो वीलॉग है, आप सब जानते हैं डॉक्टर हिना मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और इनसे हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको सेगमेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे डॉक्टर हिना मेरे साथ, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है रसौली के हवाले से। आप सबने रसौली का नाम सुना है, और मेजॉरिटी को रसौली का नाम सुनते ही उनके दिमाग में आता है ओह ये तो कैंसर है। तो आया कि ये कॉन्सेप्ट सही है या नहीं, रसौली क्या होती है, ख़वातीन में जब ये होती है तो इसका मतलब क्या होगा, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रसौली जो है इसका बड़ा सुनते हैं लोग, कहते हैं रसौली हो गई, रसौली हो गई है। अब जैसे ही रसौली का नाम आता है लोग कहते हैं तो कैंसर है। रसौली जो लेमैन लैंग्वेज में रसौली कहते हैं, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म में इसको फाइब्रॉइड्स कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे किस्म के ट्यूमर्स होते हैं जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से लिंक्ड होते हैं। जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है वो फाइब्रॉइड होता है, और फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो एक बिनाइन किस्म के ट्यूमर्स होते हैं। बिनाइन ट्यूमर का मतलब ये होता है कि उसमें कैंसर होने की कैंसरस ग्रोथ नहीं होती है। ये मतलब कि बिल्कुल बिनाइन होते हैं, जिसका इलाज मुमकिन होता है कुछ और वो रिमूव किए जा सकते हैं और वो ख़त्म भी हो जाते हैं। अच्छा, तो रसौली ज़्यादातर ये होती है, और कुछ और किस्म के ट्यूमर्स भी होते हैं डिफरेंट किस्म के, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अराइज करते हैं। और लेकिन मोस्ट कॉमन उनमें से फाइब्रॉइड ही होती है, जिसको ज़्यादातर रसौली कहा जाता है। सही। अच्छा, फाइब्रॉइड्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि फाइब्रॉइड्स इनफैक्ट रसौली जो है वो क्या चीज़ है, क्या इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं? डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ रसौलियाँ ऐसी होती हैं जो बच्चेदानी होती है हमारे, उसके बीच में एक कैविटी होती है, यानी कि जगह खाली होती है जहाँ पे बेबी भी ग्रो करता है जब प्रेगनेंसी होती है। तो वहाँ पर अगर हो जाए तो उसको कहते हैं कैविटी में जो होता है, तो वो एक वो फाइब्रॉइड होता है, एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड कहते हैं उसको। और कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो कि वॉल ऑफ द यूट्रस में होते हैं, कुछ इनर वॉल में होते हैं, कुछ आउटर वॉल में होते हैं। तो वो मतलब कि दोनों किस्म के, मेनली 3 किस्म के होते हैं, लेकिन वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलें, नॉर्मली देखा जाए तो 2 किस्म के होते हैं, एक कैविटी में होता है, एक वॉल में होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, कोई सिम्टम्स होते हैं, हम जिस तरह की किसी खातून को पता चले कि उनको रसौली हो गई है? ज़्यादातर इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते अगर ये छोटे साइज़ का होता है। ज़्यादातर फीमेल्स को पता नहीं चलता, वो किसी और वजह से जाती हैं हॉस्पिटल, या वो अल्ट्रासाउंड कराती हैं किसी और रीज़न की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो उनको पता चलता है कि उनके यूट्रस में रसौली है। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसमें वो ये होता है कि जब पीरियड्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। अच्छा। और कभी कभार उसमें पेन भी होता है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब यूट्रस की कैविटी में कोई चीज़ आती है, जैसे बेबी भी आता है, और जब उसका डिलीवर होने का वक्त आता है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्पाज़्म आते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उसमें, ताकि वो बेबी को एक्सपेल कर सके और एक नॉर्मल डिलीवरी हो सके। इसी तरह जब यूट्रस की कैविटी में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है, मेड भी फाइब्रॉइड और कोई भी चीज़ होती है, तो वो उसको एक्सपेल करने की कोशिश करता है। एक्सपेल करने की कोशिश करने में वो उसमें स्पाज़्म होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, और उन कॉन्ट्रैक्शंस के रिजल्ट में पेन हो सकता है, स्पाज़मोटिक पेन होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने कहा कि पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसका फ्लो होता है, कुछ ख़वातीन होती हैं जिनको जिस तरह से 7 डेज़ हो गए या 10 डेज़ हो गए, और उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वो ब्रेक आया, और फिर दोबारा से उसी अंदाज में कभी कभार ऐसा होता है। इन फाइब्रॉइड्स का एक सिम्टम ये भी होता है कि वो ड्यूरिंग 2 साइकिल्स भी ब्लीडिंग करवा सकते हैं। तो कभी कभार बीच में कभी स्पॉटिंग होती रहती है, कभी ब्लीडिंग होती रहती है। कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो कि वॉल से बिल्कुल वो लटक के, जैसे एक फ्रूट होता है या कोई जैसे लटक के बाहर की तरफ आ जाते हैं, उसको यूजुअली हम पॉलिप्स कहते हैं, जो पेडंक्यूलेटेड होते हैं। अच्छा। और वो वाले फाइब्रॉइड्स जो होते हैं उसका मेन सिम्टम यही होता है कि वो पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग उसकी वजह से हो रही है। ठीक।
इसको हम सिस्ट कह सकते हैं? नहीं, सिस्ट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। अच्छा। सिस्ट वो होता है कि उसको हम उर्दू में कहेंगे कि पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, अच्छा। पॉकेट्स बन जाते हैं, उसमें क्लियर फ्लूइड होता है या पानी होता है, उसको हम सिस्ट कहते हैं। फाइब्रॉइड जो होता है ये एक बिल्कुल सॉलिड मटेरियल होता है, इससे ट्यूमर जो कि मसल्स का बना हुआ होता है और इसमें पानी वगैरह का नहीं कुछ नहीं होता। अच्छा, ये मेडिसिन से ही चला जाता है या इसको ऑपरेट कराना पड़ता है? ये डिपेंड करता है, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं और कुछ ऐसे मेडिसिन हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं हार्मोन्स के जो कि हम यूज़ करते हैं इसमें, जिसमें एक्चुअली इसका रीज़न जो होता है वो ये होता है, फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं जैसे ईस्ट्रोजन होता है, उसका एक्सेसिव प्रेजेंस इन द बॉडी जो है वो उसकी वजह से हो रहा होता है। इसीलिए ये रिप्रोडक्टिव एज में हो रहा होता है, बिटवीन 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज। रिप्रोडक्शन के जो ईयर्स होते हैं उसमें हार्मोन्स थोड़े से पीक होते हैं, हाई होते हैं, तो उसमें ये हो रहा होता है। तो उसको हम सप्रेस करने के लिए GnRH के इंजेक्शंस देते हैं और उन इंजेक्शंस में होता है कि वो ईस्ट्रोजन जब सप्रेस होती है तो ये अंदर ही अंदर सुकड़ने शुरू हो जाते हैं, इनके एट्रोफी हो जाते हैं। लेकिन उसमें फिर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मॉनिटर करनी होती हैं, क्योंकि जब ईस्ट्रोजन कम होती है तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियक डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना पड़ता है। कभी कभार ये ट्रीटमेंट फेल हो जाती है, जब ये ट्रीटमेंट फेल हो जाती है तो फिर हम उसको सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। लाइक अगर पेशेंट यंग है, उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है और उसे फाइब्रॉइड हो गया है और उसे अब कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको सर्जरी करके हम उसको फाइब्रॉइड को निकाल देते हैं ताकि वो कंसीव कर सके और फिर आगे वो अपनी फैमिली प्लान कर सके। तो इस कंडीशन में ये होता है। और अगर पेशेंट की एज थोड़ी ज़्यादा है, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, उसे और बच्चों की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में हम पेशेंट को, और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है फाइब्रॉइड, तो उस केस में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो फिर हिस्टेक्टमी करवा ले। हिस्टेक्टमी का मतलब होता है कि यूट्रस निकलवा ले पूरा का पूरा, यानी फाइब्रॉइड के साथ पूरा यूट्रस ही निकाल लेते हैं ताकि फिर मज़ीद और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो। अच्छा अच्छा, जब ये एक दफ़ा जिस तरह से अगर मेडिसिन से ट्रीट कर रहे हैं, वो तो निकाल दिया तो उसके बाद तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर मेडिसिन से ट्रीट कर रहे हैं तो ये दोबारा से हो सकता है, चांसेस होते हैं? बिल्कुल हो सकता है, चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अभी हमने निकाला है और फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाए। हाँ। मे भी कुछ मंथ्स के बाद भी यूजुअली नहीं होता और बहुत सालों के बाद कभी कभार दोबारा रीग्रो कर सकता है, लेकिन थोड़े कम चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा रिकरेंस के चांसेस नहीं हैं। सही। अच्छा, इसको फिर जिस तरह से एक ट्रीटमेंट हो गया तो मैनेज भी करते होंगे उसके बाद? आपने जिस तरह दवा दे दी, फिर कोई प्रिकॉशन, कोई ऐसी चीज़? नहीं, प्रिकॉशन इसमें कुछ लेने की, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपका वो नहीं होता। एक तो ये तो हार्मोन है जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, तो उसमें तो आप, उस केस में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वो तो या तो है या नहीं है, मतलब कि आपका इसमें कोई वो नहीं है, खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते। इसलिए कि मॉनिटर किया जा सकता है उसको अल्ट्रासाउंड्स करा के कि फर्दर कोई ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर अगर वो छोटे साइज़ का है, जैसे अगर 14 वीक्स से प्रेगनेंसी के साइज़ से छोटा होता है जब फाइब्रॉइड, तो हम उसको पहले सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि ये ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, और अगर ये ग्रो कर रहा है तो कितनी रैपिड ग्रोथ है। बहुत कम चांसेस होते हैं, वैसे तो ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये इसमें कैंसरस ग्रोथ हो, हार्डली 1% चांसेस होते हैं और मे बी लेस देन 1% चांसेस होते हैं, तो उसको थोड़ा सा मॉनिटर करना ज़रूरी हो जाता है। खातून प्रेग्नेंट है, क्या उनमें फाइब्रॉइड का इशू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड्स हो सकती है, और इसमें ज़्यादातर ये होता है कि फाइब्रॉइड्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, जो कि औरत को नहीं पता होता कि उसके अंदर फाइब्रॉइड प्रेजेंट है, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब जब प्रेगनेंसी के बाद वो अल्ट्रासाउंड कराने जाती है तो पता चलता है कि फाइब्रॉइड भी है और प्रेगनेंसी भी है। उस कंडीशन में हम सिर्फ मॉनिटर करते हैं, बेबी की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। अब उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो जो साइट ऑफ द फाइब्रॉइड है, किस जगह पे है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड अगर बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है तो फिर डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होना मुश्किल है। लेकिन अगर फाइब्रॉइड अंदर है, फंडस पे है या किसी और जगह पे है, यूट्रस की वॉल में है, तो फिर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है। ये भी बताइएगा कि जिस तरह अगर किसी को फाइब्रॉइड्स हैं तो जो मीटिंग टाइम होता है उसमें खातून को कोई प्रॉब्लम होती है? यूजुअली जो यूट्रस के फाइब्रॉइड्स होते हैं उसमें इंटरकोर्स में इतना इशू नहीं होता, लेकिन अगर बच्चेदानी के मुंह पे फाइब्रॉइड है तो उसमें ये है कि एक तो पूरे के पूरे पेल्विस का जो एरिया है उसमें वो पेनफुल होता है, पेन होता है उसमें, और उसके अलावा पेनफुल इंटरकोर्स भी होता है, हो सकता है।
और फाइब्रॉइड का एक और, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ के फाइब्रॉइड्स हैं तो उसमें एक और जो हमारे पास इशू आता है वो प्रेशर सिम्टम का आता है। अगर किसी का कुछ लोगों के यूट्रस आगे की साइड पे होते हैं, कुछ लोगों के थोड़े पीछे की साइड पे होते हैं। जिनके आगे की साइड पे होते हैं उनके यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है, आई मीन यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। उसमें ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज़ हो जाती है और अर्जेंसी, यानी कि उनको फील होता है कि उन्हें अवॉइड करने जाना है लेकिन कुछ नहीं होता, अर्जेंसी हो जाती है। और इन सम केसेस डिसयूरिया, यानी कि पेनफुल यूरिनेशन भी हो सकती है और विच कैन लीड टू यूटीआईज, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको रसौली को जो है वो एक्सप्लेन किया। हमारे यहाँ इनफैक्ट रसौली का मतलब जो है वो लोग कुछ और ले रहे होते हैं और अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं। हम कहते हैं कि आप एज्यूम मत करें, आप इमीडिएटली अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं और जाके चेक करवाएं। चेक करवाने के बाद फिर जो सामने एक नतीजा आता है वहाँ से फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और जितनी जल्दी जाएंगे उतना फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू कि आप केस को बहुत ख़राब कर दें और उसके बाद जाएं। इसके साथ ही शगुफ़ा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए वीलॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।